अंडे के अंदर मादा के शरीर में ही भ्रूण का और शिशु का निर्माण होता है और शिशु बाहर आता है, उसको कहते हैं अंडजराउज। लेकिन अधिकांश स्तनधारियों में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म दिया जाता है, उसे जरायुज कहते हैं। अच्छा, क्योंकि मानव स्तनधारी में आता है, स्तनधारियों में जब भ्रूण का विकास होता है तो मादा के गर्भाशय से अटैच रहता है, एक आंवल बनता है, तो ऐसे स्तनधारियों को प्लेसेंटल स्तनधारी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेसेंटा की उपस्थिति। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? तो भ्रूणीय परिवर्तन के समय अपरा पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं। नर जनन अंग। जनन अंगों को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी जनन अंग और सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में हम नर जनन अंग की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक जनन अंग कौन सा होगा? वृषण। इसके अलावा जितने भी जनन अंग हैं वो किस में आएंगे? सहायक जनन अंग। जैसे पहले वृषण कोश, आप जानते हैं वृषण कोश का पाया जाना स्तनधारियों की विशेषता है। वृषण कोश स्तनधारियों के अलावा दूसरे किसी भी जंतु में नहीं पाए जाते। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस शुक्र नलिका, जिसको वासा डिफरेंसिया कहते हैं आप। स्कलन, इजेकुलेटरी डक्ट, स्कलन वाहिनी, मूत्रमार्ग, एवं सिसन। इसके अलावा नर जनन लिंग, नर में कुछ लिंग ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विशेष प्रकार के पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। जैसे पहला शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा बल्बो यूरिथ्रल, ये रेड और है क्या? बल्बो यूरिथ्रल मंगा दें, ये तो है। अच्छा, अब वापस देखते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, दो शब्द हैं, ये समझ में आ गया? एक लिंगी जिनमें जनन अंग अलग अलग शरीर में हो, नर जनन अंग अलग में, मादा जनन अंग अलग। लैंगिक द्विरूपता, बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा को पहचानना, जरायुज पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देना, और प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूणीय परिवर्तन के समय
मादा के द्वारा उसको पोषण प्रदान करना। ठीक है, साइटोजेनिक अंग, कोई बताएगा साइटोजेनिक अंग किसको कहते हैं? टेस्टिकल। देखिए मैं बताता हूं, साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। जैसे साइटोलॉजी है तो हम कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहेंगे। जेनिक जो शब्द है उसका मतलब है यहाँ युग्मक, यहाँ युग्मक की बात करेंगे। शरीर के, एक मिनट सुने, शरीर के वे अंग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उन्हें साइटोजेनिक अंग कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से साइटोजेनिक ऑर्गन हो जाएंगे? वृषण, और मादा में कौन सा होगा? अंडाशय। तो अंडाशय तथा वृषण जो हैं वो साइटोजेनिक ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये युग्मक का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? टेस्टिकल, यदि टेस्टिकल इक्वल टू टी प्लस ई लिखें तो कुछ समझ में आया? आप जानते हैं स्तनधारियों में वृषण तथा एपिडिडाइमिस संयुक्त रूप से वृषण कोषों में पाए जाते हैं, तो दोनों को सामूहिक रूप से टेस्टिकल कहते हैं। वृषण तथा एपिडिडाइमिस दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? टेस्टिकल। टी फॉर टेस्टिस, ई फॉर एपिडिडाइमिस। अब यहां पे एक मिनट लिख लिया। अब मुझे एक बताएं, हमने नर जनन अंगों को दो में बांटा, प्राथमिक और सहायक। वे अंग, वे जनन अंग जो युग्मक का निर्माण करते हैं हम उन्हें प्राथमिक जनन अंग कहेंगे, और युग्मक का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनको सहायक अंग कहेंगे। सहायक कह दें या द्वितीय जनन अंग भी कह सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये सेशन है, ये वृषण कोष, वृषण कोष में ये वृषण स्थित है, और वृषण के अंदर की तरफ एपिडिडाइमिस। तो इस सामूहिक रचना को हम क्या कहेंगे? टेस्टिकल कहेंगे। अब ये टेस्टिस या वृषण जो है वो वृषण कोष से नीचे की ओर विशेष प्रकार की पेशियों से अटैच रहती है। उन पेशियों को गुबर्नेकुलम कहते हैं। क्या कहेंगे? गुबर्नेकुलम। तथा ऊपर उदर गुहा में ये एक रचना के द्वारा अटैच रहती है, इसको स्पर्मेटिक कोर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? स्पर्मेटिक कोर्ड। कोर्ड का मतलब रज्जू, स्पर्मेटिक रज्जू। स्पर्मेटिक रज्जू। अभी हम बताएंगे स्पर्मेटिक रज्जू में क्या क्या होगा। धमनी होगी, सिराएं होंगी, तंत्रिकाएं होंगी। अब एपिडिडाइमिस से एक शुक्र नलिका निकलकर मूत्रवाहिनी से लपटकर नीचे की ओर आती है। यहाँ पर ये जो रचना है इसको शुक्राशय कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स। शुक्राशय जो है वो वीर्य का 60% भाग का स्त्रावण करता है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि अनेक पिंडों में पाई जाती है, एक होती है लेकिन अनेक पिंड होते हैं। आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, ये मूत्र मार्ग को बंद कर देती है,
इसलिए हमने एक शब्द लिखा था प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट को ऑपरेशन करके निकालना। तो ये ओल्ड एज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से मूत्र मार्ग बंद हो जाता है और मूत्र जो है वो पास नहीं हो पाता। यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ये सब जो है वो मूत्र मार्ग में खुलती है। तो नर में मूत्र तथा वीर्य जो है वो एक ही नलिका के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आता है। अब ये जो रचना है, एक मिनट देखें आप, अभी बना लें, कोई बात नहीं, मैं टाइम दूंगा आपको। इस रचना को, क्योंकि इसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, तो हमने इसको प्राथमिक नरजनन कहा। इसके अलावा जो भी रचनाएं हैं वो शुक्राणुओं के ट्रांसफर करने में सहायता कर रही हैं, तो इसलिए हमने इसको सहायता करती हैं, इसलिए सहायक जनन अंग कहलाती है। समझ में आ गया? अब हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रसण, ब्रसण को सब। एक बार आप चित्र पूरा बना लें, फिर आगे अपन चलते। बना लिया सबने? तो लिखें आप प्राथमिक जनन अंग ब्रसण। अब आपको ध्यान होगा, पहले ब्रसण से संबंधित हमने कल 2 शब्द लिखे थे, कैस्ट्रेशन और ऑर्किडेक्टोमी। क्या लिखा था? कैस्ट्रेशन का मतलब होता है यदि सामान्य ब्रसणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, कैस्ट्रेशन कहलाता है। आपने सुना होगा ये जो सांड होता है, जब उसका बदियाकरण करते हैं तो वो बेल में रूपांतरित हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, टेस्टिस को क्रश कर देते हैं। इस पर एक बार पीएमटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। यूरोप में क्या होता है कि यूरोप में जो गाना वाले जो गाना गाते हैं वो एक मंडली होती है, उसमें ज़्यादातर नपुंसक होते हैं, उनमें भी कैस्ट्रेशन किया जाता है। समझ में आया? तो कैस्ट्रेशन का मतलब है कि सामान्य ब्रसणों को शरीर से बाहर निकाल देना। दूसरा आर्किडेक्टोमी, मैंने आपको कहा था एक टर्म है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है सामान्यतया जब शिशु जन्म हो जाता है तो हार्मोन्स के प्रभाव से ब्रसण उदर गुहा से निकलकर बक्षण नाल के द्वारा ब्रसण कोषों में आ जाते हैं। लेकिन कोई कारण हो सकता है कि वो उदर गुहा में रह जाएं, तो उस अवस्था को गोपिक ब्रसण या क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। पहले लिख लिया कैस्ट्रेशन, जो आज जो विद्यार्थी आए वो लिख लें, मैं लिख देता हूं वापस। कैस्ट्रेशन, इसके आगे इसकी परिभाषा लिख लें आप, सामान्य ब्रसणों को ऑपरेशन करके निकालना। दूसरा ऑर्किडेक्टोमी, असामान्य ब्रसणों को ऑपरेशन करके निकालना, ऑर्किडेक्टोमी कहलाती है। अब ऑर्किडेक्टोमी में असामान्य ब्रसण हुए जो कि उदर गुहा में रह जाते हैं। अब हम यहाँ पे 2 शब्द और देखते हैं। एक शब्द देखें आप, अभी मैंने बोला क्रिप्टोर्किडिज्म, और एक होता है सिनोर्किडिज्म। ये नई टर्म मैं आपको बता रहा हूं। सिनोर्किडिज्म, दोनों का मतलब समझे पहले। कहीं भी आप बायोलॉजी की कोई भी टर्म में क्रिप्टो शब्द आ जाए, क्रिप्टो का मतलब है छिपा हुआ ना, छिपा हुआ होना। यदि ब्रसण कोषों में नहीं आएंगे तो वो उदर गुहा में छिपे रहेंगे। उस अवस्था को आप क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्किडिज्म, ब्रसणों का उदर गुहा में ही रह जाना क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। समझ में आ गया? अब मैंने कल एक आपको, जब लैंगिक जनन हम देख रहे थे तो मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, होलोगैमी तथा सिनगैमी।
होलो का मतलब क्या बताया था? कंप्लीट बॉडी का फ्यूज हो जाना, पूर्ण वयस्क का संयोजन हो जाना होलोगैमी कहलाता है। दूसरा मैंने बताया था सिनगैमी, गैमेट्स का युग्मकों का संयोजन होना सिनगैमी कहलाता है। तो सिन शब्द यहां भी आ गया। यदि ऑर्की मतलब वृषण, यहां भी ऑर्किडिज्म, ऑर्की का मतलब था वृषण। यदि दोनों वृषण फ्यूज हो जाएं उस अवस्था को क्या कहेंगे? सिनोर्किडिज्म कहेंगे। दोनों असामान्य अवस्थाएं। यदि वृषण शिशु जन्म के बाद वृषण कोषों में नहीं आते हैं तो उस अवस्था को कहेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म, या हिंदी में चाहे तो आप लिख लें गोपिक वृषण कहते हैं। गोपी का मतलब छुपे हुआ, गोपिक वृषण। गुप्त हो जाना, गोपिक वृषण। और सिन का मतलब फ्यूजन, दोनों वृषणों का फ्यूज हो जाना। ये दोनों ही असामान्य अवस्था हैं। यदि इस अवस्था में वृषण उदर गुहा में रह जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, इसलिए इनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। समझ में आ गया दोनों शब्दों का मतलब? कैस्ट्रेशन का मतलब सामान्य अवस्था में वृषणों को शरीर से बाहर निकालना, ऑर्किडेक्टोमी में असामान्य अवस्था में वृषणों को शरीर से बाहर निकालना। अब देखते हैं, यहां पे लिखें शिशु जन्म के बाद हार्मोन्स के प्रभाव के कारण, शिशु जन्म के बाद हार्मोन्स के प्रभाव के कारण, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण, ड्यू टू हार्मोनल एक्शन, वृषण उदर गुहा से वृषण कोषों में अब वृषण कोषों में आएंगे तो कोई नाल के द्वारा आएंगे, उस नाल को क्या कहेंगे? बक्षण नाल, इनग्यूइनल कैनाल। उदर गुहा से बक्षण नाल के द्वारा शिशु जन्म के बाद वृषण उदर गुहा से वृषण कोषों में बक्षण नाल के द्वारा आ जाते हैं। लिख लिया? अब देखें, कभी कभी ओल्ड अवस्था में जो हमारी आंत है उसका कुछ भाग इस बक्षण नाल में आ जाता है। उस रोग को इंग्यूइनल हर्निया कहते हैं। कभी कभी लिखें वृद्ध अवस्था में आंत का कुछ भाग लटक कर बक्षण नाल में आ जाता है, उसको इनग्यूइनल हर्निया कहते हैं। क्या कहेंगे? बॉक्स में बंद करो, इनग्यूइनल हर्निया, क्वेश्चन मार्क लगाओ रेड पेन से। लिख लिया? इनग्यूइनल हर्निया कहते हैं। वृषण कोष देह भित्ति, वृषण कोष लिखें, वृषण कोष त्वचा के उभार होते हैं। दोनों वृषण कोषों के बीच के पट को
सेप्टम स्क्रोटी कहते हैं। क्या कहेंगे? दोनों वृषण कोशों के बीच के पट को सेप्टम स्क्रोटी कहते हैं तथा दोनों के बीच की खांच को तथा दोनों वृषण कोशों के नीचे की खांच को रेफी कहते हैं। लिख लिया? समझ में आ गया? प्रत्येक वृषण कोश में एक एक प्रत्येक वृषण कोश में एक एक वृषण तथा एपिडिडाइमिस पाया जाता है। लिख लिया? अब देखिए, एक मिनट समझें आप। प्रत्येक वृषण कोश में एक एक वृषण तथा एपिडिडाइमिस पाया जाता है। बोर्ड पे देखें, प्रत्येक वृषण स्पर्मेटिक रज्जु के द्वारा उदर गुहा से अटैच रहते हैं। प्रत्येक वृषण स्पर्मेटिक रज्जु के द्वारा उदर गुहा से अटैच रहते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक धमनी, एक सिरा तथा एक तंत्रिका होती है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक धमनी होगी, आर्टरी, एक वेन होगी और एक नर्व होगी। इससे ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बना है। एक स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक धमनी, एक सिरा तथा एक तंत्रिका होती है। अब बोर्ड पे देखिए, नीचे की ओर प्रत्येक वृषण कोश से विशेष पेशी द्वारा अटैच रहते हैं। इन पेशियों को गुबर्नेकुलम कहते हैं। प्रत्येक वृषण, देखो बोर्ड पे देखो, पहले समझो। प्रत्येक वृषण नीचे की ओर वृषण कोशों से विशेष पेशियों के द्वारा अटैच रहते हैं। इन पेशियों को गुबर्नेकुलम कहते हैं। वृषण कोशों में वृषणों का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। प्रत्येक वृषण कोश में वृषणों का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। कम के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए शरीर से कम तापमान चाहिए। शरीर से कम तापमान चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, यहां तो देखें, प्रत्येक वृषण वृषणीय आवरण से घिरा रहता है। टेस्टिकुलर कैप्सूल, वृषणीय आवरण या कैप्सूल से घिरा रहता है। आउटर कवरिंग, टेस्टिस की जो कवरिंग होगी क्या कहलाएगा? टेस्टिकुलर कैप्सूल।
अब ये टेस्टिकुलर कैप्सूल 3 लेयर से बनता है। कितनी लेयर से बनेगा? सबसे बाहर का जो स्तर होगा वो पेरिटोनियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब मुझे बताएं कि पेरिटोनियम के 2 स्तर कौन कौन से होते हैं। पेरिटोनियम के 2 स्तर, बाहर का स्तर पैराइटल, अंदर का स्तर विसरल। लिखे यहाँ, पेरिटोनियम के 2 स्तर, बाहर का स्तर पैराइटल, अंदर का स्तर विसरल। लिख लिया? बाहर का स्तर पैराइटल, अंदर का स्तर विसरल या आंतरांग स्तर। इस पेरिटोनियम स्तर को, क्योंकि ये टेस्टिस का सबसे बाहरी स्तर बना, इसको ट्यूनिका वेजिनैलिस या ट्यूनिका वेजिनैलिस या कंचुक योनिक कहते हैं। कंचुक योनिक, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी टेस्टिकुलर कैप्सूल का स्तर होगा। ठीक समझ में आया? ये किसका बना होगा? पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम में कितने स्तर होते हैं? 2। बाहर का स्तर पैराइटल, अंदर का स्तर विसरल। ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर पाया जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये कौन सा स्तर हो गया? ये सेकंड स्तर हो गया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया पर रक्त केशिकाओं का जाल बनता है, उससे ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबके? वापस बताओ, 1 मिनट लिख लें, वापस बता दो। देखिए, सबसे बाहर का लेयर पेरिटोनियम से बनता है। पेरिटोनियम के 2 स्तर होते हैं, पैराइटल तथा विसरल। इस बाहर के स्तर को हम क्या कहेंगे? ट्यूनिका वेजिनैलिस। मध्य का स्तर सफेद संयोजी ऊतक से बनता है, चाहे तो आप लिख लें, उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सफेद संयोजी ऊतक से बनता है, और इस सफेद संयोजी ऊतक के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल बनता है, उससे एक और स्तर बन जाता है, उसको ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहेंगे। ठीक है? अब इसका एक बड़ा डायग्राम, टेस्टिस का बड़ा डायग्राम बना के देखते हैं। इधर देखते जाएं पहले आप। ये सबसे बाहर का स्तर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसको क्या कहेंगे आप? पहले देख लें, बाद में बनाएं। ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसके बाद जो दूसरा स्तर होता है, वृषण के अंदर की गुहा को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे बेसमों में बांट देता है। उन बेसमों को सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। कैसे? ये अंदर की ओर
एक चैम्बर बन गया, ये दूसरा चैम्बर बन गया, या तो उनको टेस्टिकुलर चैम्बर कह दें, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कह दें, जो भी आप चाहे कह सकते। अब देखिए इधर टेस्टिस के अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक अधूरा पर्दा बनाता है। इस अधूरे पर्दे को, अब बेटे एक मिनट, आप चित्र बनाते जाएंगे, पहले समझते जाओ, फिर एक साथ चित्र बना लेना। यदि आप दोनों काम करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। वो तो चित्र आपकी बुक्स में भी है, लेकिन समझ में आया क्या? नहीं आया। देखो बाहर का स्तर कौन सा है, मैं एक एक शब्द में लिखता हूं। देखो अभी याद है, ट्यूनिका वेजिनलिस, टी फॉर ट्यूनिका, वी फॉर, इसके सेकेंड लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने टेस्टिस को 250 से 300 तक छोटे छोटे बेस्मों में बांट दिया। इन बेस्मों को सेप्टुला टेस्टिस या टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स कहेंगे। ब्रसणीय कंपार्टमेंट्स, ब्रसणीय बेस्म। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर एक अधूरा पर्दा, इसने पूरा कवर नहीं किया, इसको और छोटा कर दूं मैं, अधूरा हो गया, अधूरा पर्दा बनाता है। इस अधूरे पर्दे को टेस्टिस मीडियास्टिनम कहते हैं। क्या कहेंगे? टेस्टिस मीडियास्टिनम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अभी मैंने कहा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये एक तीसरा स्तर के समान रचना बना लेता है, उसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। वेस्कुलोसा वेसल से बना, तो हमने उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा कह दिया। अब देख, प्रत्येक ब्रसण के बेस में कितने होते हैं? 250 से 300। ठीक है, प्रत्येक में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। कितनी? यदि आपने 250 के बेस माने 250, एक में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिका, तो टोटल शुक्र जनन नलिका कितनी हो जाएंगी? 750। यदि मैं मानूं कि 300 इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, प्रत्येक में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की नंबर कितना हो जाएगा? 900। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1000 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रत्येक ब्रसण में पाई जाती हैं। अब आगे देखो, अभी आपको कुछ नहीं बनाना, तो ऐसे 3-3 मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अंदर वाला भाग अधिक कुंडलित होता है, लेकिन जो बाहरी भाग स्ट्रेट हो जाता है। ऐसे ये बन गया। इसके बाद ये अधूरे पर्दे को मैंने क्या कहा था? टेस्टिस मीडियास्टिनम। टेस्टिस मीडियास्टिनम के दूसरी तरफ 25 से 30, कितने? 25 से 30 नलिकाओं के जाल पाए जाते हैं। इन नलिकाओं के जाल को रेटिटेस्टिस कहते हैं। क्या कहेंगे? ये रेटिटेस्टिस लगभग 10 से 20, कितने? 10 से 20 नलिकाओं के द्वारा टेस्टिस से बाहर खुलते हैं। इनको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ये वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस के शीर्ष भाग में खुलते हैं। उस शीर्ष भाग को ग्लोबस मेजर कहते हैं। ये ब्रसण हो गया। ब्रसण के अंदर ये रेड मैंने बनाया, वो क्या हो गया? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस जिसमें वासा इफ्रेंसिया खुलेंगे, उसको हम एपिडिडाइमिस का शीर्ष या ग्लोबस मेजर कहेंगे। एपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी रचना होती है। ये वॉल्फियन डक्ट के द्वारा बनती है और इसमें शुक्राणु का परिपक्वन एवं शुक्राणु का संग्रह होता है। तो हम एपिडिडाइमिस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग शीर्ष, दूसरा भाग बॉडी या काय या ग्लोबस नॉर्मल,
और तीसरा भाग पुच्छ या ग्लोबस माइनर कहलाता है। एपिडिडाइमिस का अंतिम भाग जिसे आपने पुच्छ, अब इनके 3 अलग अलग नाम भी हैं, कैपट, कॉर्पस तथा कॉडा। शीर्ष भाग को कैपेट कहेंगे, मध्य भाग को कॉर्पस कहेंगे, अंतिम भाग को कॉडा कहेंगे। कॉडा शुक्र नलिका में खुलता है, वासा डिफरेंसिया में खुलता है। और ये शुक्र नलिका वक्षण नाल के द्वारा वापिस उदर गुहा में जाकर, इधर देखें, वापिस वक्षण नाल के द्वारा वापिस उदर गुहा में जाकर मूत्र वाहिनी से लपटकर नीचे आकर मूत्र मार्ग में खुल जाती है, यूरेटर या यूरिथ्रा में खुल जाती है। ये मूत्र से, और ये यूरिथ्रा, तो ये इसमें खुल गई। यहां तक समझ में आ गया? वापिस देखें, आपने तीनों लेयर्स समझ में आ गया। सबसे बाहर के लेयर को हमने क्या कहा? ट्यूनिका वेजिनलिस। मध्य लेयर को, जो वृषण को 250 से 300 कंपार्टमेंट में बांट रहा है, हम उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। वेजिनलिस सबसे बाहर हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने 250 से 300 वृषण बेसमों में बांट दिया, और उस लेयर के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, उसे हम टेस्टिस वेस्कुलसा कह रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक बेस में, प्रत्येक चैम्बर में, प्रत्येक वृषणीय कोष में लगभग 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को आप रेता नलिकाएं भी कहते हैं। प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की लंबाई कितनी होती है? चलो दूसरी तरह बताता हूं। यदि हम दोनों टेस्टिस की सभी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को एक लाइन में जोड़ दें तो 200 से 400 मीटर लंबी ट्यूब बन जाएगी। एक वृषण में टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की कितनी संख्या? हम कह सकते हैं कि 800 से 1000, दोनों में मिला के 1600 से 2000 रेता नलिकाएं कहें, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहें, शुक्र जनन नलिकाएं कहें, जो भी आप चाहे कहें। ठीक है, तो सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को यदि एक लाइन में जोड़ दें तो इनकी लंबाई 200 से 400 मीटर तक हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया? प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पट को क्रॉस करके, जिसको हमने टेस्टिस मीडियास्टिनम कहा, क्रॉस करके एक नलिकाओं के जाल में खुलता है। इस नलिकाओं के जाल की संख्या, इसमें नलिकाओं की संख्या होती है 25 से 30। इस जाल को रेटिटेस्टिस कहते हैं। क्या कहेंगे? अब मैं इनको देखो, सबको ये इनको क्या लिखूं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं? ये रेता नलिका हो गई। इस पट को क्या कहूं? टेस्टिस मीडियास्टिनम। अब इस जाल को क्या कहूं? रेटिटेस्टिस। इसमें कितनी ट्यूब्यूल्स होंगी? 25 से 30। ये रेटिटेस्टिस हो गया। ये रेटिटेस्टिस कितनी संख्या है इनकी? ये 15 से 20 या 10 से 20 ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहेंगे? वासा एफ्रेंसिया। और वासा एफ्रेंसिया, ये पूरी रचना क्या है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अग्रभाग में खुलती है। उस अग्रभाग को कैपट या सीड्स या ग्लोबस मेजर कहते हैं। ग्लोबस
मेजर एपिडिडाइमिस की लंबाई मनुष्यों में 6 मीटर होती है। ये कुंडलित नलिका है, यदि हम इसको स्ट्रेट कर दें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 6 मीटर। कैपट कॉर्पस में खुलेगा, कॉर्पस कोडा में खुलेगा, और कोडा जो है शुक्र नलिका में खुलता है। शुक्र नलिका इंग्विनल कैनाल से होते हुए वापस उदर गुहा में पहुंच जाती है। यहां तक समझ में आ गया? इसकी स्ट्रक्चर में कुछ भी पूछना चाहें आप चित्र बना लें, और जो भी क्वेश्चन चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर अभी हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की रचना देखेंगे। अभी हम टेस्टिस के अंदर की रचना देख रहे हैं। अभी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो संयोजी ऊतक होते हैं, उनके बीच में अनेक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाएं, उनकी बात करेंगे। ये समझ में आ गया? अब चित्र बना। अंतराली कोशिकाओं की खोज लेडिंग ने की थी, इसलिए इसको लेडिंग की कोशिकाएं भी कहते हैं। हाँ, आप बनाओ ना बेटे, मैं तो ये तो आपको बाद में समझाऊंगा, लिखता जा रहा हूँ। सुन, जिन्होंने बना लिया वो सुने। लेडिंग की कोशिका है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की बात, पहले एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, 1 मिनट में इस पे आ जाते हैं, फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये रह जाएगा नहीं तो, ये जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर ये बाहर रह जाएगा। तो पहले बाहर की हम पूरा स्ट्रक्चर देख लेते। चलिए अब लिखें, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाओं के बीच में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेता नलिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतकों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अब इधर देखें, इन अंतराली कोशिकाओं को, इनकी खोज लेडिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको लेडिंग की कोशिकाएं। ये ब्लेडर नुमा होती हैं, इसलिए इसको ब्लेडर कोशिकाएं। क्योंकि अंतराली कोशिकाएं नर लैंगिक हार्मोन का स्रावन करती हैं। नर लैंगिक हार्मोन नरों में लैंगिक परिपक्वता लाता है। लैंगिक परिपक्वता को इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को लैंगिक परिपक्वता लाने वाली कोशिकाएं कहते हैं। प्यूबर्टी इंग्लिश का शब्द है, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, लैंगिक परिपक्वता। समझ में आ गया? अब देखें, ये कोशिकाएं किसका स्रावन करेंगी? नर लिंग हार्मोन का स्रावन करती हैं। ये कोशिकाएं सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स, नर लिंग हार्मोन का स्रावन करती हैं। इस लिंग हार्मोन को क्या कहेंगे आप? एंड्रोजन। एंड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो एंड्रोजन्स 2 प्रकार के होंगे, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन। यहां तक समझ में आ गया। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे, नरों में लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं, नरों में लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं। लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की रचना देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। जैसे बेटे आप लोगों को पता है, मैंने आपको पूछा था एक बार, वक्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सबको पता है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कहते हैं, सब पता है आपको। वृषण की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं कहते हैं। लिख लें, वृषण की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं कहते हैं। तो रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब समझ गए, वृषण की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई। अब देखिए एक चार्ट बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या आपको पता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी उसकी भित्ति होगी, भित्ति पर भी लेयर्स होंगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भित्ति 3 लेयर्स की बनी होती है। कितनी लेयर्स की? 3 लेयर्स की बनी होगी। सबसे बाहर की लेयर को ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्यूनिका प्रोप्रिया। मध्य स्तर को जननिक एपिथेलियम कहेंगे। तथा इसके अंदर भी एक लेयर पाई जाती है, कई बुक्स में मिल सकता है, कई बुक्स में नहीं मिल सकता, उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी कहते हैं। चाहे तो इस लेयर को आप उड़ा दें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। याद वहीं रखना है आपको, ठीक है। इसको मिटाई दो। यहां भी वैसे एक लेयर होती है। अब देखते हैं, जननिक एपिथेलियम 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जननिक एपिथेलियम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगी? 2 प्रकार की। एक होंगी जनन कोशिकाएं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इसको कहते हैं हम पी, जी और सी, प्राथमिक जनन कोशिकाएं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की प्राथमिक जनन कोशिकाएं किससे संबंध रखेंगे? जनन। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु जनन के समय जो भी अवस्थाएं बनेंगी उनको आलंबन तथा पोषण प्रदान करते हैं। उन कोशिकाओं को सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्टोली कोशिकाएं।
इनका कार्य क्या बताया मैंने? शुक्राणु जनन में जो अवस्थाएं बनेंगी उनको सपोर्ट करना, उनको पोषण प्रदान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। सर्टोलिक कोशिकाओं को सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या? सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं, सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं भी कहते हैं। अब यहां पर 3 शब्द मैं बताऊंगा आपको। यहां तक समझ में आ गया? कोशिकाओं का कार्य यहां पे लिखे। शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं को आलंबन तथा पोषण प्रदान करना। शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं को आलंबन तथा पोषण प्रदान करना। ठीक है? यहां पे क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? सर लगाएंगे, बच्चे भी लगाएंगे। तो 2 क्वेश्चन बन गए। अंतराली कोशिकाओं पे भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो हार्मोन्स का स्त्रावन कर रहे हैं। सर्टाली कोशिकाएं क्या कर रही हैं? पोषण एवं सपोर्ट कर रही हैं। यहां अब इधर इसको मिटाएं अपन, और इस पे अभी बहुत कुछ लिखना है अपने को। मैंने कहा अब आप अपने आप निकालेंगे। मैंने कहा यदि हम सारी शुक्र जनन नलिकाओं को एक लाइन में जोड़ दें तो कुल लंबाई 200 से 400 मीटर हो जाएगी। तो 200 से 400 मीटर में 900 या 1000 का भाग दे देंगे तो एक शुक्र जनन नलिकाओं की लंबाई आ जाएगी। गणित तो आती है आपको? बिल्कुल। इंसेमिनेशन। अब मैं क्या करूंगा, एक और काम करूंगा। जो विद्यार्थी रेगुलर आएंगे, मैं देख रहा हूं उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोटोकॉपी दूंगा, और उन पॉइंट्स में जो भी हम उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 1 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज होंगे, उनमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको ये सब उसमें मिल जाएंगे। कोई छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, इजेकुलेशन। देखिए इसका मतलब समझते हैं। अभी मैंने कहा कि सर्टोलिक कोशिकाएं शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं को आलंबन देती हैं। क्या होता है? एक चित्र बनाते हैं हम सर्टोलिक कोशिका का साइड में। ये जो कोशिका है, ये इसका एक निश्चित आकार नहीं होता, अनियमित आकार की कोशिका है, और इसके इस ग्रुप में शुक्राणु जो बनते हैं उनके हेड जो है वो फिक्स रहते हैं। समझ में आया? तो शुक्राणु को आलंबन दे दिया इसने, और ये कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। एक मिनट समझ तो लें बेटे आप लोग, फिर बनाना चाहते। शुक्राणु का सर्टोलिक कोशिकाओं के खांच से निकलना, वापिस सुने, शुक्राणु का सर्टोलिक कोशिका के खांच से निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। ध्यान से सुने तीनों शब्द, जल्दी मत करें लिखने के। मैं बता रहा आपको, मैं लिख के भी दूंगा, बाद में लिखाऊंगा भी आपको। ठीक है? सर्टोलिक कोशिका के खांच से शुक्राणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? याद हो गया? अब शुक्राणुओं का
वृषण से बाहर निकलना, अभी हमने चित्र बनाया, वृषण से बाहर निकलकर शुक्र नलिका में आ गए, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्राणुओं का वीर्य के साथ बॉडी से बाहर आ जाना इजेकुलेशन कहलाता है। तीनों का मतलब लिख ले, चाहे तो लिख ले। पहला लिख लिया, शुक्राणु का सर्टोली कोशिकाओं के खांच से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। दूसरा इंसेमिनेशन, शुक्राणु का वृषण से बाहर निकलना। तीसरा, शुक्राणु का शरीर से बाहर निकलना इजेकुलेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इधर वापस आ जाएं आप। तो जो जननिक एपिथेलियम रेता नलिका के अंदर पाई जाती है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। वापस देखिए, जननिक एपिथेलियम है, उसमें दो प्रकार की कोशिका हैं। पहली कोशिका जो है वो जनन कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, लेकिन ये जनन कोशिकाएं हैं और ये कायिक कोशिका हैं। तो सर्टोली सेल कैसी कोशिका है? कायिक कोशिका है। ये जनन में भाग नहीं ले रही, लेकिन ये जनन कोशिकाओं को सपोर्ट कर रही है, उनको पोषण प्रदान कर रही है। तो सर्टोली कोशिकाएं एक प्रकार की कायिक कोशिकाएं होती हैं जो जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस मीडियास्टिनम को, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाएं या शुक्र जनन नलिकाएं टेस्टिस मीडियास्टिनम, टेस्टिस मीडियास्टिनम क्या था? अधूरा पर्दा, ठीक है ना? टेस्टिस मीडियास्टिनम को पार करके, टेस्टिस मीडियास्टिनम को पार करके 25 से 30 नलिकाओं के जाल में खुलती हैं। 25 to 30 नलिकाओं के जाल में खुलती हैं। उस जाल को रेटी टेस्टिस कहते हैं। उस जाल को रेटी टेस्टिस कहते हैं। इस रेटी टेस्टिस का भी मतलब बता देता हूं तो आपको याद करने में जो अभी परेशानी हो रही है ना वो खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। देखो बोर्ड पे, इंग्लिश में लिखता हूं। रेटी और टेस्टिस। रेटी का मतलब होता है जाल और टेस्टिस का मतलब वृषण। वृषण के अंदर पाए जाने वाला नलिकाओं का जाल रेटी टेस्टिस कहलाता है। ठीक है, रेटी टेस्टिस ये लिख लिया। अब आगे लिखें। रेटी टेस्टिस की नलिकाएं वृषण के ऊपरी भाग पर, रेटी टेस्टिस की नलिकाएं वृषण के ऊपरी भाग पर 15 से 20 नलिकाओं में खुलती हैं। कितने? 15 to 20 नलिकाओं में खुलती हैं, जिन्हें वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। टेस्टिस पूरा समझ में आ गया? अब लिखें आप एपिडिडाइमिस, नहीं, सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग,
सहायक जनन अंग में हमने वृषण कोश पहले ही लिख लिया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस प्रत्येक वृषण के बाहर अंदर की ओर, प्रत्येक वृषण के बाहर अंदर की ओर लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका 6 मीटर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। कार्य लिखें इसका। कार्य शुक्राणु का संग्रह एवं परिपक्वन। अब यहां पे एक क्वेश्चन, क्या कार्य होगा इसका? शुक्राणु का संग्रह करेगा और परिपक्वन होगा। अब देखो, सपोज आप जो है बहुत बड़े डॉक्टर्स बन गए, बनेंगे आगे पीछे, आपने बेटे टेस्ट से कुछ स्पर्म निकाले और अंडाणु के ऊपर डाल दिए, ठीक है, और कुछ आपने स्पर्म शुक्राणु एपिडिडाइमिस से निकाले और अंडाणु के ऊपर डाल दिए। तो इन दोनों प्रकार के शुक्राणु में से कौन से शुक्राणु अंडाणु में निषेचन करेंगे? अभी हमने लिखा है कि एपिडिडाइमिस में शुक्राणु का परिपक्वन होगा, परिपक्वन के बाद ही उनमें निषेचन करने की क्षमता होगी। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इस टाइप का। बच्चे सोचते हैं एक ही बात है, वृषण में से तो बढ़िया निकल रहे हैं, तो उनसे अब आगे देखें। प्रत्येक एपिडिडाइमिस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक एपिडिडाइमिस को 3 भागों में विभाजित, डायरेक्ट लिखते जाएं अब, है ना। ऊपरी भाग शीर्ष, अब शीर्ष, हेड या ग्लोबस मेजर या कॉर्पस, शीर्ष या ग्लोबस मेजर या कॉर्पस, अभी बनाया था बेटे, अपने लिखा था। मध्य का भाग काय, बॉडी या ग्लोबस नॉर्मल या कैपट। ऑलवेज साइलेंट मोड पे रखें, हमारा मोबाइल भी नहीं बजता, साइलेंट मोड पे रखें। लिख लिया? तो पहला हो गया, गलत बोल गया, पहला कैपट, दूसरा कॉर्पस। पहला शीर्ष होगा ग्लोबस मेजर या कैपट, मध्य का बॉडी काय या कॉर्पस, और अंतिम जो भाग है उसको कोडा या पुच्छ या ग्लोबस माइनर कहते हैं। कैपट, कॉर्पस, कोडा, ये सीक्वेंस आप याद रखें। शीर्ष भाग सबसे ऊपर का कैपट या शीर्ष या ग्लोबस मेजर, मध्य का बॉडी काय या ग्लोबस नॉर्मल या कॉर्पस, सबसे नीचे का भाग पुच्छ या कोडा या ग्लोबस माइनर। कार्य आप समझ गए, नीचे स्टार बना के लिखें। कोडा भाग शुक्र नलिका में खुलता है, शुक्र नलिका में खुलता है। अब लिखें शुक्र नलिका, शुक्र नलिका लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर। ये नलिकाएं शुक्राणुओं को, नहीं, ये नलिका परिपक्व शुक्राणु को, क्योंकि परिपक्वन हो गया शुक्राणु का एपिडिडाइमिस, ये नलिका परिपक्व शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस के कोडा भाग से लेकर
परिपक्व शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस के कॉर्डा भाग से लेकर वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में, वक्षण इनगुइनल कैनाल, वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में स्कलन वाहिनी में खुलते हैं। किसमें खुलेंगे? स्कलन वाहिनी में, इजेकुलेटरी डक्ट, स्कलन वाहिनी में खुलते। यहां तक समझ में आ गया? अब लिखें आप सिसन या पेनिस। सिसन जो है वो स्तनधारियों का मैथुनी अंग होता है। अलग अलग जंतुओं में मैथुनी अंग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम उपास्तिल मछलियों की बात करें, या हम सरीसृपों की बात करें, यदि आपने ध्यान से वर्गीकरण पढ़ा होगा तो सब आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आ रहा होगा। हम पक्षियों की बात करें, तो सभी में मैथुनी अंग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उपास्तिल मछलियों में जो मैथुनी अंग होता है उसको क्लेस्पर्स कहते हैं। सरीसृपों में सॉरी, सरीसृपों में जो मैथुनी अंग होगा उसको हेमीपेनिस कहते हैं। हेमीपेनिस। पक्षियों में जेनाइटल पेपिली, जननिक अंकुर के द्वारा नर के द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणु को छोड़ा जाता है। जननिक पेपिला। यह जननिक अंकुर, लेकिन कोई अलग रचना नहीं होती। और स्तनधारियों में मैथुनी अंग को सिसन कहते हैं। प्रत्येक सिसन तीन रज्जुनुमा रचनाओं से बना होता है। तीन रज्जुओं से बना होता है। ऊपर दो होती हैं, नीचे एक होता है। ऊपर के रज्जुओं को पहले बना लें आप। ऊपर के रज्जुओं को कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और नीचे को कॉर्पस है। बना लिया? आराम से बना लें, छोटा सा।
कॉर्पोरा केवर्नोसा नीचे के कॉर्ड को, रज्जु को कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं। दो कॉर्पोरा केवर्नोसा, एक कॉर्पस स्पोंजियोसम, और कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में यूरिथ्रा पाया जाता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि यूरिथ्रा किस में स्थित होता है। यूरिथ्रा को आप हिंदी में मूत्रमार्ग कहते हैं। अब देखें, दोनों कॉर्पोरा केवर्नोसा के बीच के भाग को सेप्टम पेनिस कहते हैं। सेप्टम पेनिस। ठीक है। प्रत्येक कॉर्पोरा केवर्नोसा ट्यूनिका एल्बुजिनिया से घिरा रहता है। यहां भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया आएगा। किससे घिरा रहता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से घिरा रहता है। प्रत्येक कॉर्पोरा केवर्नोसा में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिनको ट्रेबिक्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली कहते हैं। अब स्टार लगा के नीचे लिखें, कुछ जंतुओं के सिसन में कॉर्पोरा केवर्नोसा के बीच सेप्टम पेनिस में अस्थि पाई जाती है जिसे वैक्यूलम कहते हैं। बोल रहे हैं कुछ स्तनधारियों के सिसन में कॉर्पोरा केवर्नोसा के बीच सेप्टम पेनिस में अस्थि पाई जाती है जिसे वैक्यूलम कहते हैं। क्या कहेंगे? ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैक्यूलम कहते हैं। ऐसे सिसन को ओस पेनिस कहते हैं। ओस पेनिस। अस्थि को क्या कहेंगे? जो बोन्स पाई जाती है, सामान्यतया ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में, मानव में, इनमें नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ जंतुओं के कॉर्पोरा केवर्नोसा के बीच के सेप्टम में जो बोन पाई जाती है उसे वैक्यूलम कहते हैं। और वैक्यूलम ऐसे सिसन में पाई जाएगी उसे ओस पेनिस कहते हैं। उदाहरण, चमगादड़। अब एक मिनट, स्तनधारियों में दो गण आते हैं। एक गण आता है उसको कहते हैं काइरोप्टेरा, दूसरा गण आता है उसको बोलते हैं रोडेंसिया। लिखे पहले काइरोप्टेरा, काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा जो गण है उसमें सभी प्रकार की चमगादड़ आती है। लिख लिया। और दूसरा गण मैंने बोला रोडेंसिया। रोडेंसिया में सभी प्रकार के चूहे आते हैं। काइरोप्टेरा, चमगादड़, रोडेंसिया, चूहे। तो रोडेंसिया और काइरोप्टेरा के जंतुओं के सिसन में
वैक्यूलम पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, ऐसे सिसन को ओस्पेनिस कहते हैं। कल अपन जो है वो जनन से संबंधित ग्रंथियां पढ़ेंगे, कल मादा जनन अंग भी पूरा करा देंगे, फिर एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे भ्रूण की। मैंने कहा कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। जब मैथुन क्रिया शुरू होती है तो इन खाली स्थानों में रक्त भर जाता है, जो पेनियल आर्टरी के द्वारा होता है। जब ये रक्त भर जाता है तो शिशन कठोर हो जाता है, मैथुन क्रिया संभव होती है। इन खाली स्थान को ट्रेबिक्यूली कहते हैं। क्या कहेंगे? और पूछें, कोई भी सब क्वेश्चन हो आपका? मैंने लास्ट में ये बताया, सामान्य स्तनधारियों के शिशन में अस्थि या बोन अनुपस्थित होती है, लेकिन कायरोप्टेरा तथा रोडेंसिया दो ऐसे गण हैं। कायरोप्टेरा में सभी प्रकार की चमगादड़ आती हैं और रोडेंसिया में सभी प्रकार के चूहे आते हैं। चूहा आपके दिमाग में चूहा नाम आता है, एक नहीं होता, अनेक प्रकार के होते हैं। तो कायरोप्टेरा और रोडेंसिया के जंतुओं के शिशन में वैक्यूलम अस्थि पाई जाती है, इसलिए उनके शिशन को ओस्पेनिस कहते हैं। समझ में आ गया सभी के? चलिए।